है उसको क्या है, कफिंग हो रही है, साइनोसिस हुई हुई है, एंड पे बता रहे हैं कि इसोफेजियल इट्रीजिया हुआ है। तो ये कौन सा होता है जिसमें दिस इज़ अ एसोफेगस, दिस इज़ अ ट्रेकिया, और जो डिस्टल एसोफेगस होता है उसका ट्रेकिया के साथ क्या होता है, लिंक बन जाता है, और ये प्रॉक्सिमल एसोफेगस ऐसे ही रह जाता है बिकॉज ऑफ द इट्रेसिया। तो इसमें क्या होगा, इट्रेसिया ऑफ द एसोफेगस, और फिस्टुला किस में होगा, ट्रेकिया और डिस्टल एसोफेजियल जो सेगमेंट होगा उसके दरमियान में। दिस इज़ द ट्रेकिया और ये डिस्टल एसोफेगस है, इन दोनों के दरमियान में फिस्टुला बना होगा, ठीक है, और एसोफेजियल इट्रीजिया हुआ होगा, ठीक है। 49 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और उसको जो है स्वेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्फेजिया हो रहा है। अब क्या, डायलेटेड एसोफेगस हमें मिल रहा है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर। तो क्या होगा इसमें, ये होता है कि जो मायोटेरिक प्लेक्सस होता है ना वो एब्सेंट होता है। दिस इज द केस ऑफ एक्लेजिया। एक्लेजिया में यही होता है कि मायोटेरिक प्लेक्सस जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिसने कंट्रैक्शन करवानी होती है, उसकी वजह से एसोफेजियल जो है वो डायलेट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ मायोटेरिक प्लेक्सस इन द बॉडी ऑफ द इसोफेगस। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं 272 पे। तो इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि पेशेंट को मीटेमेसिस हुई थी, और इसमें जो की पॉइंट्स है वो ये कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अब जो वो मर गया उसके बाद जो है उसकी बायोप्सी जब हमने एसोफेगस की तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें पता है एसोफेजियल विराइसिस बन जाते हैं इसमें। तो एसोफेजियल विराइसिस किस वजह से बनती हैं, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो एसोफेजियल सबम्यूकोसा होता है उसकी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं। जब वो डायलेट करती हैं तो एकदम से वो बर्स्ट करती हैं और सारा ब्लड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। 273 आ जाता है कि जिसमें पेशेंट जो है उसको हार्ट बर्न है, और वो कब होता है, जब वो खाना खाता है, ठीक है, या वो नीचे लेटता है। और वो बता रहे हैं कि रेड वेलवेटी हमारे पास डिस्टल एसोफेगस है, ठीक है, और मेटाप्लास्टिक कोलमनर एपिथेलियम है। तो बहुत ईजी है, ये बैरेट्स एसोफेगस की तरफ जाएगा सारा, ठीक है। सो बैरेट्स एसोफेगस विल बी द आंसर। फिर आता है कि 71 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको डिस्फेजिया हो रहा है। पता चला कि उसका जो मिडल ऑफ एसोफेगस है ना उसमें कोई मैस बना हुआ है, ठीक है। तो अब वो हम क्या देखेंगे उसमें माइक्रोस्कोपिकली, तो हमें पता है कि जो जो दरमियान वाला पोर्शन होता है एसोफेगस का, वहाँ पे मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या होती है कि उसमें जो सेल्स होते हैं वो कैराटीन बना रहे होते हैं। फिर आता है कि 275 2 वीक्स ओल्ड न्यूनेट है और उसको क्या है, ओलिव लाइक एपिगैस्ट्रिक मैस है। इसमें मेन जो चीज़ आ रही है ना वो ये है कि पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बच्चा हो ना, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करे। तो हमने पैथोमा में देखा था कि उसमें क्या होता है, पाइलोरिस स्टेनोसिस होती है, उस वजह से क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आती है, ठीक है। और ओलिव लाइक एपिगैस्ट्रिक मैस है, और जो है इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, यही होगा ना कि हम सर्जिकली जो है स्टेनोटिक बैन जो है पाइलोरस का, उसको हम सर्जरी करके कट करेंगे ना। लेकिन ये वाला नहीं आंसर होगा, इन्होंने ई आंसर लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। पाइलोरस में हम हाइपरट्रोफिक स्टेनोटिक बैन को ख़त्म करेंगे वहाँ से। फिर आता है कि 49 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, वो ब्रूफिन ले रही थी, ठीक है, और उसको पेन के लिए। अब क्या हुआ कि उसके जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहाँ पे, हमें मेन चीज़ बता रही हूँ, बस मेन चीज़ें बताऊँगी कि यहाँ पे इन्होंने इरोजन्स की बात की है कि इरोजन्स मिल रही हैं, अल्सरेशंस नहीं मिल रही। अल्सरेशंस लेट जाके होती है ना, तो शुरू में इरोजन वगैरह और थोड़े एडिमा हेमरेज ही होता है। तो इस वजह से ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा, ठीक है। और किस वजह से हो रहा है, ब्रूफिन की वजह से, एनसेड्स की वजह से। फिर आता है, ये तो बहुत ईजी है, इन्होंने ये बताया हुआ है कि हमें जो स्टमक में से मिला कौन सा ऑर्गेनिज़म, स्मॉल कर्व्ड ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, ठीक है। तो ये जो हैं कौन सा होते हैं ज़्यादातर, ये जो एपिगैस्ट्रियम में होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, बाकियों के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये होते भी कॉलोन वगैरह के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेलिकोबैक्टर एच पाइलोराई को स्टमक पसंद होता है, ठीक है। फिर आता है, फिर इन्होंने बताया हुआ कि 51 ईयर्स ओल्ड मैन है और उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है। जब वो खाना खाता है तो वो थोड़ी कम हो जाती है। जब हमने गैस्ट्रोस्कोपी की तो हमें वहाँ पे जो है ना गैस्ट्रिक सिम्टम्स मिले और सॉलिटरी गैस्ट्रिक अल्सर मिला।
अब जो है कौन सी ग्रॉस फाइंडिंग है जो कि मेलिग्नेंट अल्सर को बताती है, ठीक है। साइज़ जो होता है ना वो इतना इतना मैटर नहीं करता। बिनाइन वाले भी कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, ठीक है। ये रेडिएटिंग रुगे जो हैं ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं होती। परफोरेट दोनों कर सकते हैं, अल्सरेशन जो हैं वो दोनों में, मेलिग्नेंट में भी और उसमें भी परफोरेशंस हो सकती हैं, ठीक है। जब अल्सर बन गया है तो परफोरेशन हो सकती हैं। रेज्ड पेरिफेरल मार्जिन्स, ठीक है, ये भी एज सच नहीं बताता। लोकेशन ऑन द लेसर कर्वेचर इज़ द राइट आंसर, जो कि एक्चुअली गैस्ट्रिक अल्सर्स की मोस्ट कॉमन साइट भी है। अगर ड्यूडेनल अल्सर्स की बात करें तो वो एज अ होल ज़्यादा है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर जो हैं ये ज़्यादातर लेसर कर्वेचर पे होते हैं। और अगर इन्होंने मेलिग्नेंट होना हो तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं लेसर कर्वेचर पे होते हैं, बिनाइन भी होते हैं, मेलिग्नेंट भी होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ग्रॉस फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेलिग्नेंट अल्सर को लिस्ट करता है दैट इज़ लोकेशन ऑन द लेसर कर्वेचर, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ये MCQ आ जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो पेपर में आएगी, वो इस तरह से कि हमें क्लेविकल के ऊपर, लेफ़्ट क्लेविकल के ऊपर ना एक इनलार्ज लिम्फ नोड मिलता है, इसको हम विर्चो नोड भी कहते हैं, ठीक है। और ये जब भी ये सारे सिम्टम्स दे रहे होंगे ना, इसे हमें स्टमक कैंसर की तरफ जा रहा होगा कि लेफ़्ट क्लेविकल के ऊपर मैस मिल रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है, मींस कैंसर की तरफ लेके जा रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है उसको, ठीक है। और जो है ना वो जो है ना क्या कह रहे हैं कि इस तरह की न्यूमरस मेलिग्नेंट जो है ना वो हो रहा है। अपीयरेंस शोन बिलो म्यूसिन पॉजिटिव है, ठीक है, मींस देयर इज सम काइंड ऑफ एडिनो, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा। कैंसर हमें पता चल गया है, तो इस तरह से उन्होंने बताया है। अब एडिनो कार्सिनोमा तो है, लेकिन कौन सा है, तो वो स्टमक का है। तो याद रखना जब भी लेफ़्ट क्लेविकुलर लिम्फ नोड इनलार्ज होगा, वेट जो लिम्फ नोड इनलार्ज होगा और GIT के सिम्टम्स आ रहे होंगे सच, ठीक है, तो उसमें आपने क्या कंसिडर करना है, सिग्नल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। और आपको पता है सिग्नल सेल बोला अब कौन सी टाइप वाला होता है, डिफ्यूज़ टाइप होता है ना, डिफ्यूज़ टाइप वाला, दो होते हैं ना, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज़ टाइप। तो यहाँ पे डिफ्यूज़ टाइप होगा जो हमारे लिम्फ नोड्स के ऊपर, लेफ्ट क्लेविकल के ऊपर जाएगा और उनको इनलार्ज कर देगा। फिर आता है, फिर ये आता है कि 53 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक पेन है और उसके इंटीरियर वॉल पे स्टमक में क्या एक मैस बना हुआ है, ठीक है। जब हमने उसको ट्यूमर को देखा तो उसमें क्या थे, स्पिंडल शेप न्यूक्लियाई थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिवली स्टेन करते हैं फॉर CD117, मैंने इसका याद किया हुआ है 117, लेकिन इसके अंदर जो है डेस्मिन पॉजिटिव भी नहीं है, S100 पॉजिटिव भी नहीं है, और इसमें CIT जीन की म्यूटेशन आती है। ये तीन चीज़ें देखें कंबाइन हो गई हैं कि एक तो गैस्ट्रिक, ठीक है, स्टमक का कोई कैंसर है, दूसरा स्पिंडल शेप न्यूक्लियाई है, तीसरा CD117 है, चौथा CIT जीन पे जो है ना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जब भी आएगा तो ये कौन सा होगा, GIST होगा, ठीक है। अब आता है 2 ईयर्स ओल्ड बॉय है, ठीक है, उसको जो है पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है, बच्चा पैदा हुआ है उसको ब्लीडिंग हो रही है, और उसमें एक्चुअली क्या है, ब्लीडिंग जो है वो है ब्रिक कलर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि कौन सा बेसिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी हुई ना। तो दिस इज़ एक्चुअली द जो है ना डायवर्टिकुला बना हुआ है, मैकल्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। आपको पता होगा रूल ऑफ 2 को भी ये फॉलो कर रहा होता है, 2 ईयर्स के बच्चों के जैसे कम वालों बच्चों में होता है। तो ये एक्चुअली किस वजह से होता है, वाइट लाइन डक्ट हमारी क्लोज नहीं होती, उस वजह से मैकल्स डायवर्टिकुलम बनता है, ठीक है। तो ये होगा। इसमें जो करेक्टरिस्टिक चीज़ है इस MCQ में वो करंट जेली है। करंट जेली स्टूल्स जो होते हैं ना, ये आ रहे होते हैं सॉसेज शेप्ड मैस, ठीक है। ये अलॉन्ग विद द एब्डोमिनल सिम्टम्स, ये जा किसकी तरफ रहा होता है, इंटूसिसेप्शन ऑफ सीकम, ठीक है, इंटूसिसेप्शन ऑफ सीकम हमने पढ़ा हुआ है पैथोमा में। 283, 10 महीने का बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा स्वीयर वाटरी डायरिया हो रहा है 2 दिनों से, ठीक है। अब कौन सी कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती है, डायरिया की वजह से क्या होता है, वाटरी डायरिया है ना, तो वाटरी डायरिया की वजह से स्वीयर डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा, ये MCQs जो है मैं जस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं ना जिसकी वजह से हमें डायग्नोज करना है उनको क्लिक कर रही हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं है कि अब मैं हर MCQ को इतना डिटेल वाइज लेके चलूँ, ठीक है।
जो मेन चीज़ों से जिससे आपको डायग्नोज करना है उनको बता रही हूँ बस। इस MCQ को रीड करने में ये पता चल रहा है कि एक डायरिया के साथ बच्चा आ रहा है, छोटी लड़की है, ठीक है। उसको एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़ है मेन चीज़। तो जब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस कह रही हूँ, सीलिएक डिजीज़ की तरफ जाएगा ना, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम पेशेंट को कहें कि आपने गंदम नहीं खानी, ठीक है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल वीट, जिसकी वजह से ये सीलिएक डिजीज़ हो रही है, ठीक हो गया। पैथोमा में हमने एक चीज़ पढ़ी थी और वो थी कि जो हमारा लेमिना प्रोप्रिया होता है ना, उसमें मैक्रोफेजेस दैट कंटेन द PAS पॉजिटिव साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जब आ जाएगा ना, करैक्टरिस्टिक चीज़ है, किसकी है? विपल्स डिजीज़ की, ठीक है। विपल्स डिजीज़ में क्या होता है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के, और उसकी वजह से जो है ये वाटर डायरिया वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है विपल्स की, इससे आपने डायग्नोज करना होता है इसको। फिर ये देखें, विमेन है और उसको कॉलिकी लोअर एब्डोमिनल पेन है, ब्लडी डायरिया म्यूकस के साथ हो रहा है, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस है, मल्टीपल स्टूल एग्जामिनेशन में हमें कोई ओवास पैरासाइट्स नहीं मिले, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि रेक्टम और सिग्मोइड पोर्शन जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, सुपरफिशियल अल्सर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा सुपरफिशियल अल्सर, रेक्टम, सिग्मोइड, ये इन्वॉल्व हुए हैं, डायरिया, म्यूकस, ठीक है, डोमिनल पेन या अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या होती है, क्रिप्ट एब्सेसिस बनते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है नॉन ग्रेजुएटिंग ग्रैनुलोमास आपके वैसे ही उसमें क्रॉन्स में होते हैं, यूजिनोफिल्स तो होते ही नहीं है इसमें, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्रिप्ट एब्सेसिस होगा, और इसका आपने एक और चीज़ याद रखनी है, इसमें क्रिप्टाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ क्रिप्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी डायग्नोस्टिक। ये 39 ईयर्स ओल्ड मैन है, ब्लडी डायरिया के साथ आ रहा है, उसको कोई ओवर पैरासाइट्स नहीं है, स्ट्रिंग साइन है। स्ट्रिंग साइन किस में होता है, क्रॉन्स में होता है ना, ये याद रखना है, पैथोमा में लिखा हुआ है ये। और इसके अलावा ये है कि डीप गया हुआ है सब कुछ, टर्मिनल इलियम पे ज़्यादा है, ठीक है। और तो ये क्या है, क्रॉन्स है, इस तरह की चीज़ों से हमने डायग्नोज किया इसको। अच्छा, उसके बाद 62 ईयर्स मैन, अच्छा ये जो 62 ईयर्स ओल्ड मैन है ना, फेंट हो गया वो, ठीक है। वो कह रहा है कि लेफ़्ट साइडेड एब्डोमिनल पेन है मुझे, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड कौन सा है, कोलॉन का समझ लें, दिस इज़ अ लेफ़्ट साइड, ठीक है, जो आपका सिग्मोइड और रेक्टम के पास वाला रीजन है। उसको ब्राइट रेड जो है ना ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर, और वो कह रहा है मुझे कोई वॉमिटिंग डायरिया नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं वो ये, एक तो हमने देख लिया कि राइट लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें जो है आता है कि फ़ीवर है, ठीक है, फ़ीवर, लो ग्रेड फ़ीवर है, ब्लड आ रहा है। तो अब इसकी GI ब्लीडिंग की कॉज क्या है ना, तो फीवर इज़ समथिंग के जो आपका कोई इन्फेक्शन को बताता है कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे चल रहा है, उसकी वजह से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शन चल रहा है, एंजियोडिस्प्लेजिया नहीं होता, ये होता ही राइट साइड पे है, और उनकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन यह है कि इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। अपेंडिसाइटिस भी आपकी थोड़ी सी मतलब आपको पता है कि राइट साइड पे होता है, तो वहाँ पे एक्चुअली इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, ये इस तरह की सिम्टम्स भी नहीं होते अपेंडिसाइटिस के, आपको सिम्टम्स पता भी हैं, ठीक है। और हेमोराइड्स भी नहीं हो सकते, ये आपके रेक्टम के पास होते हैं और इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते। मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें कोई इन्फेक्शन चल रहा है और डायवर्टिकुला बना हुआ है, तो वो भी आपका होता भी है जो है ना डायवर्टिकुला, याद रखना है, सिग्मोइड कोलॉन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है डायवर्टिकुला, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से फिर जो है ना पेशेंट को फीवर हो रहा होता है और ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो फिर आता है कि 39 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वाटरी डायरिया, फेशियल फ्लशिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, वीजिंग है, और उसका लिवर इनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है, लिवर इन्वॉल्व है। और अब उसके यूरिन में क्या आ रहा होगा ना, अच्छा तो ये वीजिंग आ रही है, डायरिया आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसकी, कार्सिनोइड सिंड्रोम की। कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये फेशियल फ्लशिंग, ब्रोंकोस्पेज़म, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं,
ठीक है। और इनके अंदर जो सेरोटोनिन का बाय प्रोडक्ट होता है वो हमने पेथोमा में देखा था, वो था 5-हाइड्रोक्सी इंडोलिक्टिकिस, मतलब 5-HIAA, ठीक है। जब अब ये आ जाता है कि ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस किसकी होती है, ठीक है। पॉलिप आपको मिल रहा है तो याद रखना है कि एक होता है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, जो हमने देखा था कि वो अब सॉ टूथ लाइक था ना, लेकिन वो जब बड़ा होता है फिर होता है, जब वो छोटा होता है ना तो फिर वो ड्यू ड्रॉप लाइक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाइपरप्लास्टिक पॉलिप। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप का एक और एमसीक्यू भी आता होता है कि सॉ टूथ अपीयरेंस मिल रही है, ठीक है। तो फिर आता है 26 ईयर्स ओल्ड मैन है, और उसको क्या है, फेस पे बहुत ज़्यादा लीजन्स हैं, ओरल कैविटी में लीजन्स हैं, उसको जो है पेपिलोमास बने हुए हैं, ठीक है। उसके हाथों पे कैरेटोसिस हुई हुई है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसको ट्राइकीलेमोमा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर जो हमने देखा तो थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल पॉलिप्स बने हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये एक किस्म का हमाटोमा है, तो आपने बताया है कि क्या है। तो गार्डनर सिंड्रोम में ऑस्टियोमास होते हैं साथ में, और जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्यूर चेकर्स भी नहीं इसमें आएगा क्योंकि उसमें म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स होती हैं। टर्केट सिंड्रोम ही होगा, उसमें सीएनएस की प्रॉब्लम आती है। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हमने पढ़ी हुई कहीं भी, ठीक है। तो ये काउडेंस डिजीज़ है एक्चुअली, जो कि इसमें ट्राइकीलेमोमा बनता है, फेस और ओरल कैविटी पे चीज़ें बन रही होती हैं, पेपिलोमास बन रहे होते हैं ओरल कैविटी के, और थायराइड की इन्वॉल्वमेंट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। काउडेंस डिजीज़ है। फिर आता है इस जो पूरे सिनेरियो में उन्होंने बताया कि हमें लग रहा है कि इसको जो है ना HNPCC सिंड्रोम है। तो रॉबिन्स में ये लिखा हुआ है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स होती हैं 630 पेज पे आपका लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स जो होती हैं वो होती हैं MSH2 एंड MLH1, ठीक है। तो इस तरह के जो MM आएंगे ना, तो आपने MSH जो है ये इसके लिए याद रखना है। लेकिन जब आएगा ना कि कोलोरेक्टल कैंसर है, एडिनोकार्सिनोमा है, तो फिर उसके लिए APC होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। ये पेंडिसाइटिस का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या है। तो हमेशा याद रखना है कि वी हैव द म्यूकोजा, वी हैव द सब म्यूकोजा, वी हैव द मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड वी हैव द सीरोजा। तो अब ये जो अपेंडिसाइटिस है ना, इसकी करैक्टरिस्टिक चीज़ होती है कि इसके मस्कुलरिस प्रोप्रिया में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स विद इन द मस्कुलर वॉल, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ओवरडोज ले ली थी एसिटामिनोफेन की, तो अब लिवर में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। एसिटामिनोफेन की वजह से क्या होता है, ये आपका पेज नंबर है 652, ठीक है। 652 पे ना इन्होंने लिखा हुआ है कि एसिटामिनोफेन जो होती है द डैमेज बिगेन्स इन द सेंट्री लोबुलर हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे, सेंट्री लोबुलर, जो सेंट्रल रीजन होता है वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट करता है। फिर आता है क्रिगलर निजार सिंड्रोम में क्या होता है ना, इन्होंने यही पूछा हुआ है। तो इसमें ये होता है कि जो हमारा इंजाइम होता है ना, जिसने लिवर के अंदर इंजाइम होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, उसने हमारे जो है वो बिलीरुबिन का कॉन्जुगेट करना होता है, वो उसकी एक्टिविटी जो होती है ना वो नहीं होती, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल एब्सेंट होती है, लेकिन उन्होंने कहा डिक्रीज एक्टिविटी, तो ये उसकी जो है डायग्नोसिस होती है क्रिगलर निजार, ठीक है। इसके साथ जो है एक होता है